जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हम लोग फिर से पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल भी आपका पॉलिटी का क्लास हुआ था और उस क्लास का जो पीडीएफ है आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज आपका पॉलिटी का दूसरा क्लास होगा। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग कम से कम क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जैसे ही ये जो 21,391 पदों वाला जो भर्ती है इसका रिजल्ट आता है वैसे ही आपको ये न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगा। और इस बार जो भर्ती नया निकाला जाएगा इसमें आपको तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी से ठीक है तैयारी में लग जाइए। तो आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा 8 बजे से। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं तो फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। और साथियों, क्वेश्चन के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको क्या करना है, हो सके तो साइड में कॉपी और पेन लेकर बैठिए और आप लोग उसे नोट डाउन जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, संविधान सभा की बात करें तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को। जो तीसरा बैठक हुआ था इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष में किया गया था। चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर। और साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1929 में। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, अभी हमने तुरंत आपको बताया था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। तो इसमें हुआ क्या था, तो इसमें एक अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। और ये जो अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा ना मिले तब आपको आंसर करना है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। यानी किस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था।
इसका आंसर है 1909 का जो है मार्ले मिंटो अधिनियम। इसी के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिकृत संपत्ति, यानी कि बैंक में संपत्ति जमा करके आप भारत की नागरिकता को नहीं ले सकते हैं। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 में बताया गया है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता है। ठीक है, भारत में नागरिकता को कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से। ब्रिटेन देश के संविधान से भारत में नागरिकता को लिया गया है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? चलिए, और सेशन के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अगर उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो कल भी हमने आपको बताया था ओम बिड़ला। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है? तो याद रखिएगा 18वीं लोकसभा वर्तमान में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द्विसदनीय व्यवस्थापिका का मतलब होता है जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। तो हमने आपको कई बार बताया है कि वर्तमान में भारत में 6 राज्य ही ऐसा है जहाँ पर क्या है, विधान परिषद भी मौजूद है विधानसभा के साथ साथ में। तो वही आपका कहलाता है द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। तो कौन से 6 राज्यों में विधान परिषद है? तो याद रखिएगा बिहार है। और इसके लिए ट्रिक भी हमने आपको बताया था। तो कौन कौन सा राज्य है? तो नोट कर लीजिए, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो किस राज्य में नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में नहीं है और पंजाब में भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी और डी दोनों होगा। ठीक है, कौन सा होगा? सी और डी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन को चुनना है। तो सभी कथन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला कथन है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही कथन है। क्यों है? क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में मिलता है। तो पहला कथन सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। बिल्कुल गलत है। वित्त आयोग को संसद नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ये भी गलत है। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ये भी गलत है। 6 वर्ष नहीं, 5 वर्ष में। ठीक है, तो केवल ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सत्य है, पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था पहले भी क्लास में कि राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, गणपूर्ति के लिए जो कोरम है ये 1/10 निश्चित किया गया है। ठीक है, यानी कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 245 है। कितना है? 245 है। तो 250 का ही आपको 1/10 निकालना है। यही इसका कोरम है। तो 0 से 0 कटेगा तो आपका 25 बचेगा। कितना? 25 सदस्य। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा की बात करें तो 550 है टोटल। पहले 552 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है उसे अब हटा दिया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति है। चलिए बताइए, संसद की ये सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और ये समिति जो है अस्थाई, ठीक है, अस्थाई होता है। तो यहाँ पर
ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक होता है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जिसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और पहली राज्यपाल पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, वो भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? अच्छा, नीति की बात करें, एक होता है राजकोषीय नीति और एक है मौद्रिक नीति। यहाँ पर लिख देते हैं मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति को कौन करता है? तो मौद्रिक नीति की बात करें तो आरबीआई, इसका प्रतिपादन आरबीआई करता है। और राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 के लिए ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। आरबीआई की बात करें, इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का। और वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। कौन है? सॉरी, सीडी देशमुख नहीं हो जाएगा, शक्तिकांत दास होगा। कौन हो जाएगा? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास हो जाएगा। सीडी देशमुख जो है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और आरबीआई के सिर्फ प्रथम गवर्नर पूछे तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? आंसर है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। पंचायती राज की बात करें तो पंचायत को कितना विषय दिया गया है? टोटल 29 विषय दिया गया है कानून बनाने के लिए। कितना? 29 विषय। और पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो देखिए, किसी पार्टी को अगर राजनीतिक दल की मान्यता चाहिए तो ये कौन देता है अनुमति? चुनाव आयोग। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 44 है, जिसमें क्या है? तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता है। तो इसके अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किसके लिए है? धार्मिक निकाय के लिए है, स्वजातीय समूह के लिए है, स्त्रियों के लिए है, या फिर नागरिकों के लिए है? तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता, ये प्रत्येक नागरिक के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। केवल स्त्री के लिए थोड़ी होता है, और ना किसी विशेष समूह के लिए, ना किसी धार्मिक के लिए, ये होता है भारत के सभी नागरिकों के लिए। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये सभी क्या है? रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र क्या है? चटर्जी। तो आनंद मठ से इसे लिया गया है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको कराया था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। कब? 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1912।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? चलिए बताइए। कल भी हमने मूल कर्तव्य के बारे में बताया था आपको। मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4A और आर्टिकल 51A के तहत जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन से? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया है। जिस समय जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य था, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। कब? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में, और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ये पंचायती राज से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइए इस समिति का गठन कब हुआ था। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। तो पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट हुआ था। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था सिफारिश किया था। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन अभी हमने आपसे पूछा था तो कब हुआ था? 1957 में, याद रखिएगा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्तमान में पूछा गया है, 245 है। यहाँ पे देखिए प्रभावी संख्या जिस पर अभी इलेक्शन चुनाव होता है तो ये 245 है, और अधिकतम पूछे तो 250 है। फिलहाल आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 117 ये किससे संबंधित है? तो ये आपका वित्त विधेयक से संबंधित है। किससे? वित्त विधेयक से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, वित्त विधेयक। और धन विधेयक से आर्टिकल 110 संबंधित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 108 में क्या है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में मिलता है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 243 किस में मिलता है? बताइए, के या फिर आर्टिकल 243 आई। आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए। चलिए आगे देखते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से पूछा गया है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, किस सदन में अनुमोदन 30 दिनों के अंदर होना चाहिए? तो लोकसभा। आपातकाल की बात करें, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात है जो कि भारत में 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था, तीसरी बार 1975 में लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर। ये वाला सबसे अधिक पूछा जाता है कि बताइए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर कब लगा था? तो ये है 1975। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोला जाता है शॉर्ट में, तो इसके द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। अभी हमने आपको बताया था 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से, 15 7 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था, यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को टोटल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, तो 284 लोगों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आगे देखिए, पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है। चलिए बताइए फटाफट से। तो पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, राज्यपाल। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्यपाल। किससे हो जाएगा, राज्यपाल। और अभी हमने आपसे क्या पूछा था, हाँ, राज्य वित्त आयोग। एक केंद्र वित्त आयोग होता है जिसके बारे में आर्टिकल 280 में है, और एक होता है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस में मिलता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 243 का जो आई है इसमें मिलता है। और आर्टिकल 243 के में क्या है, तो इसमें पंचायतों का चुनाव है आर्टिकल 243 के में, और आई में राज्य वित्त आयोग है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर, संचालन समिति के के.एम. मुंशी। ये गलत है, संचालन समिति के थे राजेंद्र प्रसाद, ना कि के.एम. मुंशी थे। बाकी ये सभी सही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते 29 नंबर। आगे देखिए, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सार्वजनिक जुलूस निकालने पर इसमें तो वंचित नहीं किया जाएगा, ये तो आंसर होगा नहीं। सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने पर इसमें भी नहीं होगा। निरायुध सम्मेलन करने पर यह भी सही है। तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित न होने से यानी भीड़ लगाने से रोका जा सकता है, जब राष्ट्र की एकता और संप्रभुता पर खतरा होता है तब ये रोक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता पर खतरा आने पर एकत्रित होने से रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। आंसर है बहुदलीय, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो चलिए, आज प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन था, आप लोग बताइए 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।